और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे और देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें कि 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, एक्शन मोड में है और ये बताया जा रहा है कि हमले के बाद इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना ने पूरे इलाके को फिलहाल सीज करके आतंकियों की तलाश करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस कायराना हरकत के पीछे पाकिस्तान की चाल बताई जा रही है। दरअसल भारत ने जब से श्रीनगर में G20 की बैठक का ऐलान किया, पाकिस्तान बौखला चुका है, लेकिन पाकिस्तान की चाल को भारत सफल नहीं होने देगा। आतंकियों और उनके पालनहारों को भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। मंगा मेरा गलवंत मेरे तो दूर चला गया। G20 से चिढ़ा आतंकिस्तान, लॉन्च किया टेरर प्लान। घात लगाकर किया वार, अब होगा निर्णायक प्रहार। घाटी में शहादत, बदला लेने की तैयारी। एनआईए के हवाले पूंछ, आतंकी हमले की जांच तेज। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके लिए भारत देश के हर शहर में G20 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अगले महीने श्रीनगर में बैठक होने वाली है। इसमें पाकिस्तान बौखला गया है, टेरर प्लान करने में जुट गया है। काफी दिनों से शांत आतंकिस्तान के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के आतंकियों ने पूंछ में अटैक किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इन जवानों के शहीद होने के बाद भारत पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार करने की तैयारी में जुट गया है। आतंकी हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और 8 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम जुट गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम ने पूरे इलाके की जांच की। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने ड्रोन स्नीफर डॉग से सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन को ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए अंजाम दिया गया। संदिग्ध इलाकों को सेना ने तबाह कर दिया। ऑपरेशन सीना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। जिस जगह पर गुरुवार को सेना के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसके आसपास के एरिया को पूरी तरह से घेर दिया गया। जम्मू में भी कई एक दलों ने अपना एहतजाज दर्ज किया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया। पुंछ इलाके में 5 सेना के जवानों को आतंकी हमले में एम्बुश लगाकर जाम बहक कर दिया गया। कहा जाता है कि ग्रेनेड, गोलियों का इस्तेमाल करके 5 जवानों को शहीद किया गया, जबकि एक जवान अभी भी घायल है। पुंछ के इस वाक़े के बाद मामला सुपुर्द किया गया कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए के, और एनआईए ने अपनी इब्तदाई जांच रिपोर्ट में ये बात जाहिर की है जराये के हवाले से कि कहीं न कहीं इन आतंकियों की न सिर्फ शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जिम्मेदार है। जवानों पर घात लगाकर किए गए वार पर भारतीय फौजी अपने स्टाइल में पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान को मजा चखाने की जरूरत है। सीक्वेंस मैनेजमेंट के काम करेंगे, हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। अब फिर हमने सिर पे चढ़ा लिया है, तो अब इसको सिर से उतारना होगा। जहाँ तक सवाल है ग्राउंड पे जो वारदात हुई है, मैं वहाँ पे रोमियो फोर्स कमांडर था, मैं वो इलाका जानता हूँ, ये ट्रूप्स जानता हूँ। बहुत अच्छी पलटन है, हो जाता है कभी कभार इस तरह का एम्बुश। अगर दुश्मन ठान ही ले कि उसने आपको एम्बुश करना है, उसको मौका मिला, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारे 5 जवान शहीद कर दिए। और ये मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है एट दिस लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स। माई हार्ट गोज़ आउट टू द बॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़। लेकिन मेरा उनको केवल एक यही आह्वान है, जैसे मैं रोमियो फोर्स कमांडर पहले होता था, मैं कहता था गेट ऑन विद इट, मूव फॉरवर्ड एंड टेक रिवेंज। मारो उस ग्रुप को, वापस नहीं जाने दो जिंदा 2 पांव पे, मत जाने दो जिंदा। एंड नॉट ओनली ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के पार भी दुश्मन को दुख और दर्द होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इन वीर आत्माओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं श्योर हूँ कि उनको स्वर्ग मिला होगा।
तो वो वहाँ शांत होंगे। परिवार वालों को ढांढस बंधाता हूँ कि वो इस परिस्थिति का सामना करें। अब आते हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आतंकवाद की घटना थी, और आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा, पाकिस्तान। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। PAFF जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है। इस हमले में आतंकवादियों ने स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया। बताया ये जा रहा है कि आतंकवादियों ने चीन में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया। चीन में बनी 7.62 mm गोलियों से किया गया हमला। गोलीबारी में इस्तेमाल की गई चीनी गोलियां स्टील की बनी हुई थी। सेना और NIA चीनी कनेक्शन खंगालने में जुटी है। जम्मू कश्मीर से पहले आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया गया और अब श्रीनगर में G20 की बैठक होने जा रही है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान ने गुर्गों को भारत में अटैक करने के लिए इशारा कर दिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मनीर ने LOC का दौरा किया था। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जमकर जहर उगला था। इस दौरान सेना के जवानों को भी उकसाया गया था। पाकिस्तान सर्जिकल और एयर स्ट्राइक भूल गया है। भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है। आतंकी हमले के बाद सेना और रक्षा मंत्रालय फुल एक्शन में है। पल पल की जानकारी ली जा रही है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए, जिनमें से 4 पंजाब के हैं। ओडिशा के लॉन्स नायक देबाशीष बसवाल, पंजाब के लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, पंजाब के सिपाही हरकिशन सिंह, पंजाब के सिपाही गुरसेवक सिंह, पंजाब के हवलदार मनदीप सिंह। शहीदों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों ने भारतीय सेना के जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। सेना ने कहा कि हम शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आतंकी हमले जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF का नाम सामने आया है। PAFF ने पुंछ आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आतंकियों ने राशन और ईंधन ले जा रहे सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। इस बीच आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा कि आतंकी हमले में आतंकवादियों ने चीन में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया था और इसको लेकर अब और ज्यादा जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया गया। आप देखिए यहाँ पर चीन से बनी हुई गोलियों का इस्तेमाल किया गया। चीन में बनी 7.62 mm की गोलियों से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। ये बड़ा खुलासा फिलहाल यहाँ पर हुआ है। गोली से आपको बता दें गोलीबारी में इस्तेमाल की गई चीनी गोलियां स्टील की बनी हुई थी। ये भी बड़ा खुलासा फिलहाल यहां पर हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस गोली से बख्तरबंद गाड़ी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया और आपने वो तस्वीरें भी देखी जो कि हैरान कर देने वाली थी। इस गोली से बख्तरबंद गाड़ी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। भी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा और देखिए किस तरह से यहां पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी हमलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन आतंकी हमलों पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग पाया। ऐसे में आपको पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बारे में अब जानकारी आपको देते हैं कि कब कब कहां पर अटैक किया गया, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, इसके बारे में भी अब आपको हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अटैक किया गया। 11 अक्टूबर 2021 पुंछ के सुरंग कोट में आतंकी हमला हुआ था। इसके अलावा भारतीय सेना के 5 जवान यहां पर शहीद हो गए थे। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2021 में भी पुंछ में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 2022 राजौरी के परगल इलाके में आर्मी कैंप पर बड़ा हमला हुआ था। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। फिर साल 2023 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में हिंदू समुदाय पर अटैक हुआ। 7 लोगों को आतंकियों ने मार दिया था। ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कब कब किस तरह से अटैक यहां पर किया गया, कितना नुकसान यहां पर हुआ था। तो पिछले 2 साल में आपने देखा कि नापाक हरकत पाकिस्तान लगातार बाज नहीं आ रहा। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान रह रहकर अलग अलग इलाकों पर निशाना बनाता है, जिसमें कि कई लोगों की जान चली जाती है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और इस बाबत आपने देखा एक और अटैक यहां पर आतंकियों की तरफ से किया गया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। शिरडी साई मंदिर में चढ़ावे में आने वाले सिक्कों ने बढ़ाई मुसीबत। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के सिक्के लेने से बैंकों का इनकार।
बैंकों ने कहा अब उनके पास सिक्के रखने की जगह नहीं बची है। फिलहाल 13 बैंक में 11 करोड़ रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। बैंक का कहना है कि ग्राहक सिक्के लेने में करते हैं आनाकानी, यानी कि ग्राहक आनाकानी करते सिक्के लेने में। मंदिर ट्रस्ट के पास सिक्का रखने के लिए कम पड़ रही है जगह। ट्रस्ट इस समस्या से निजात पाने के लिए खोलेगा नए बैंक खाते। ट्रस्ट ने आरबीआई से भी कोई रास्ता निकालने की गुजारिश की है। मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। हफ्ते में 2 बार की जाती है चढ़ावे की काउंटिंग। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में पूछताछ होगी। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का समन यहां पर मिला है और ऐसे में बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के 2 मामलों को लेकर समन दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने समन दिया है। सीबीआई ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। सत्यपाल मलिक की तरफ से बयान दिया गया। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने समन दिया और जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में पूछताछ होगी। सीबीआई के समन को लेकर सत्यपाल मलिक का बयान भी निकलकर सामने आया। कहा सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को समन यहां पर दिया गया। भ्रष्टाचार केस में सत्यपाल मलिक को सीबीआई की तरफ से समन दिया गया और इसको लेकर उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है। 27-28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया और सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीबीआई ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है, पूछताछ यहां पर की जाएगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को समन, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का समन और इसको लेकर अब देखिए उन्होंने बयान दे दिया कि सीबीआई ने स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है। 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को बुलाया। 2 ऐसे मामले जिसको लेकर पूछताछ होनी है और भ्रष्टाचार के ये 2 मामले हैं और इन्हीं दोनों मामलों को लेकर पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और जब उनको पेश होना है 27-28 अप्रैल को, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और इसी को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है और अब उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया गया। यानी कि सीबीआई के समन पर अब सत्यपाल मलिक ने बयान देते हुए कहा कि स्पष्टीकरण को लेकर बुलाया गया। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व गवर्नर को भ्रष्टाचार के 2 मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई और पूर्व राज्यपाल से जुड़ी हुई भी। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अमित जी, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई की तरफ से समन दिया गया, हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण भी यहां पर दे दिया कि स्पष्टीकरण के लिए सीबीआई ने बुलाया। 27-28 को उनको पेश होना होगा, पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस खबर को लेकर आप विस्तार से जानकारी दीजिए। जी महिमा, देखिए ये जम्मू कश्मीर में जब वो राज्यपाल के पद पर थे और उस के वक्त का ये मामला है और तभी एक भूमि का एक गबन का आरोप लगा है। वहाँ पर घोटाले का एक मामला सामने आया था जिसको लेकर सीबीआई छानबीन कर रही है। अब लगभग 300 करोड़ रुपए के घोटाले का वो मामला है, यानी उस पर सीबीआई की जो जांच हो रही है और उस जांच को लेकर सीबीआई ने, चूंकि इनके कार्यकाल का मामला है, तो इनको एक तरीके से समन किया है और समन करने के बाद सत्यपाल मलिक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है कि वो स्पष्टीकरण देने के लिए, यानी जो जानकारी उनके पास है, हो सकता है वो साझा करने के लिए सीबीआई ने बुलाया हो। लेकिन इस पूरे मामले को आप थोड़ा पीछे से देखें, सत्यपाल मलिक बड़े मुखर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ और खास तौर से किसान आंदोलन के वक्त भी वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। जब वो
पद पर मौजूद थे तब भी, अब तो वो पद पर नहीं है, तब भी उन्होंने खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ कई बार हमले किए हैं और अब जाकर ये मामला आया है। खैर, सत्यपाल मलिक ने अपनी तरफ से ये मामला, इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है कि सीबीआई ने उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है, यानी जो जानकारी उनके मौजूदा समय में होगी उस समय को लेकर क्या जानकारियां हैं वो सीबीआई से वो साझा करें। और सीबीआई चूंकि इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है तो जाहिर सी बात है इस मामले में जितने लोग जुड़े होंगे उनको सीबीआई अलग अलग तरीके से बुलाएगी और उनसे जानकारियां हासिल करेगी और इसको एक तरीके से सीबीआई की भाषा में समन ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब सीबीआई आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसके पहले एक नोटिस देती है जो समन के तहत आता है और आप अपनी बात उस तारीख को जाकर उनको कहते हैं, जिसे सत्यपाल मलिक स्पष्टीकरण भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो उनके कार्यकाल में हुआ और अगर उनको इस विषय में कोई जानकारी थी या नहीं थी, इस विषय में सारी बात वो सीबीआई के समक्ष रखेंगे इस मामले को लेकर। महिमा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अमित जी। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब कैसे जांच होने वाली, क्योंकि उनसे पूछताछ अब होगी। उनको पूछताछ के लिए 27-28 अप्रैल को बुलाया गया है। तो इससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे वॉर एक्सरसाइज की, और देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि इस वॉर एक्सरसाइज में किस देश के कौन से फाइटर जेट शामिल होंगे और आसमान में कौन कौन से जो फाइटर जेट्स है वो कौशल दिखाने वाले हैं। इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं। तो देखिए, आसमान में वायुसेना का एक्शन, और ये भी आपको बता दें C-17 फाइटर भारत का सुखोई 30 MKI ये भी अपना जोर दिखाएगा। इसके अलावा C-17 फाइटर भी है और कौन कौन से फाइटर प्लेन्स रहने वाले ये भी आपको जानकारी देते हैं। राफेल भी इसमें शामिल है इस फेरिस्त में। और कौन कौन से फाइटर जेट्स वो भी आप देखिए, अमेरिका का MQ-9S ये भी इसमें शामिल किया गया। और आपको ये भी बता दें कि लगातार यहाँ पर वायुसेना का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कई फाइटर जेट शामिल है। जॉर्डन F-16 भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ये फाइटर जेट्स, तमाम वो फाइटर जेट्स है जो कि वायुसेना में आसमान में गरजेंगे। और ऐसे में F-15S सऊदी अरब ये भी आपको नजर आएगा, इसकी जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। और कई फाइटर जेट्स यहाँ पर जो कि आसमान में अब एक्शन देखने को मिलेगा और दुश्मन देश थर थर कांपेंगे, जिसमें कि सऊदी अरब का F-15S भी शामिल है और कई फाइटर जेट्स इसमें शामिल है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर आज अधिकारियों को एक बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वो भारत की हर ब्यूरोक्रेसी से वो आग्रह करना चाहते हैं कि वो राजनीतिक दलों के कामकाज और उनके फैसलों को लेकर सवाल जरूर पूछे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण का जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रण सर्वप्रथम है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई IAS अधिकारियों को सम्मानित भी किया। देश के IAS अफसरों को मोदी मंत्र, प्रधानमंत्री मोदी का प्रण, लोक और तंत्र सर्वप्रथम। IAS अधिकारियों को तीसरी आंख वाला ज्ञान। 21 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ये दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर अधिकारियों को अवार्ड दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को बड़ा मंत्र दिया, सियासी दलों पर तीसरी आंख वाली नजर रखने की अपील की। हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है, 100% सैचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, करप्शन पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है। इसी दौरान उन्होंने IAS अधिकारियों से कहा कि वो राजनीतिक दलों पर ध्यान रखें कि टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है
या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। 33 मिनट की स्पीच में उन्होंने बताया कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके फैसलों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1। 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे, सबके लिए सरकार काम कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई IAS अधिकारियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, यूपी के रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंडल, चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद को पीएम अवार्ड से नवाजा गया। 16वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर यूपी में जल जीवन मिशन की सफलता की कहानी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुंदेलखंड से लेकर विंध्य तक पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में बताया गया। इस दौरान नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सचिव ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि जल संकट से जूझ रहे यूपी के सभी जिलों में हर घर जल योजना से बदलाव हो रहा है। यूपी में जल जीवन मिशन की सफलता पर केंद्र से लेकर यूपी के मंत्री काफी खुश दिखे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 के दिन दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्स अधिकारियों को संबोधित किया था। पटेल ने अपने भाषण में सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताया था। तभी से हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।